नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम, सुप्रभात, नमस्कार आप सभी को। हमारे साथ में यहाँ जुड़ चुके हैं आशीष कुमार जैन साहब, हरिहर जी, वैद्य शशि तिवारी जी, BM महाजन जी, चंद्रशेखर जी, महेंद्र जी, बीना जी, राम कुमार जी, बीबी हरिहर जी। कौन सा सूत्र चल रहा है जरा बताएंगे मैडम बीना जी? मैं कुछ दिनों से बाहर हाँ था जी। हाँ सर, बोलती हूँ जी सर। 65 हो गया है, 66 65 हो गया, 66 चैप्टर जो चिकित्सा स्थान का लास्ट, चिकित्सा स्थान अध्याय चिकित्सा स्थान का लास्ट का अध्याय 22 वाला 22 वाला, ठीक है। वातशोणित चिकित्सा। कोई चाहे तो शेयर करना चाहे तो शेयर कर सकते हैं, नहीं तो मैं करता हूँ शेयर जी। वहां तो शोणित हमारा चैप्टर चल रहा था, चलिए। तो इसका अगर आपके पास में स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन मैंने दे दिया है, आप चाहे तो शेयर कर सकते हैं, नहीं तो मैं शेयर करता हूँ फोटो लेके। तो इस वात शोणित चिकित्सा अध्याय हम लोग कर रहे थे, और इसमें हमने 26वां, एक मिनट, 24 कृपया अपना अपना जो लोग माइक अनम्यूट किए हुए माइक म्यूट कर दीजिएगा। 21वां जी। 26वां सूत्र पढ़ना है ना इसका मैम? 26 66 66 लास्ट। लास्ट वाला। चलिए, तो लास्ट वाला सूत्र मैं पढ़ता हूँ। बाकी सभी लोगों से अनुरोध है कि आप पुस्तक रखें। अगर आप इस सत्र में भाग लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप रेगुलर रहें तो फायदा होगा, वरना जो है वो कोई फायदा नहीं होगा इस सत्र का, क्योंकि आप बीच बीच में आएंगे तो कोई लाभ नहीं है इसका। और ये सत्र में अटेंड करने का मतलब है आप सिंसियर हैं, क्योंकि सुबह सुबह सिंसियरिटी बहुत ज़रूरी है। जो लोग सुबह सत्र अटेंड करते हैं, मुझे लगता है कि वो वाकई बहुत अपने जीवन के प्रति बड़े सिंसियर हैं। और कई लोग तो हमारे साथ में जो है अपने दैनिक कार्यों के साथ में भी सत्र को अटेंड करते हैं। तो 66 पढ़ना है ना मैडम? तो अपाने, यही वाला ना, अपाने त्वावृते सर्वम हाँ हाँ दीपनम च ग्राहि भेषजम वातानुलोमनम कार्यम मूत्राशय विशोधनम। कहते हैं कि अपान वायु किसी से भी आवृत हो जाए, मैं ये चैप्टर शेयर कर देता हूँ। अगर शेयर स्क्रीन कोई और करना चाहे तो और भी कर सकते हैं। कहते हैं कि अपान अगर किसी भी से आवृत हो जाए तो सर्व दीपनम ग्राही भेषजम, यानी अग्नि दीपक और ग्राही औषध का प्रयोग करें। आगे कहते हैं वातानुलोमनम कार्यम, वात के अनुलोमन करने वाले, और मूत्राशय विशोधनम, और मूत्राशय को शोधन करने वाले जो भी औषधियां हैं उनका प्रयोग करें। तो ये अपानावृत वायु की चिकित्सा बताई है। अगर इस चैप्टर में आप देखें तो आपने इससे पहले पढ़ा होगा, यहाँ पर आपको आवृत वायु जो कहते हैं ना, आवरण की चिकित्सा इस चैप्टर में बहुत अच्छे से बताई है।
और ये 66 नंबर का जो सूत्र है ये अपानावृत वायु की चिकित्सा बताता है। हमने अब सब हम लोग देखते हैं कि हर वायु की अपनी एक गति है। जैसे अपान वायु है उसकी अधोगति है, और हर हर वायु अपने अपने कार्य को करती है, अपनी अपनी गति को करती है। तो यदि वो अपनी गति से जो है प्रतिलोमित हो जाती है, यानी अपनी स्वाभाविक गति को छोड़ देती है, या फिर किसी दोष के आवरण के साथ प्रभावित होती है, तो ऐसे में कहते हैं, खासकर अपान वायु के लिए कहते हैं कि आप अग्नि दीपक और ग्राही औषधियों का प्रयोग करें, साथ में वातानुलोमन करने वाले और मूत्र शोधन द्रव्यों का प्रयोग करें। आप सब जानते हैं कि अपान वायु के कार्य क्या है। तो अपान वायु के कार्य जो है वो मल मूत्र का विसर्जन कराना, मल मूत्र के संग को दूर करना। तो इन सभी कारणों से जो है वायु के अनुलोमन करने वाले और मूत्र शोधन करने वाले औषध द्रव्यों का प्रयोग यहाँ बताया गया है। इसकी टीका अगर वीना जी आपके पास है तो आप पढ़ दीजिए मैम। मेरे पास टीका नहीं है इसकी। जुंगारे नहीं है आज आए नहीं है, जुंगारे जी शेयर करते थे तो कम से कम मैंने कहा उनको, वो उन्होंने शायद स्क्रीनशॉट भी शेयर नहीं किया। चलिए मैं देखता हूँ। हाँ कर दिया किसी ने किया है यहाँ पे शेयर। मैं मैं उसको शेयर करता हूँ। मनीष एम ये हो गया है। ये मैडम यहाँ पे आई हैं क्या, मनीषा जी? उनके पास का है, प्लीज शेयर। चलिए आप अब तब तक पढ़िए, मैं इसको शेयर कराता हूँ। सर जी मुझे पूछना था इसमें। हाँ जी पूछिए जी पूछिए। सर इसमें लिखा अपान वायु आवृत आवृत है तो फिर कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा? तो इसमें शॉर्ट लेने का लिखा है, शॉर्ट लेने से और कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाएगा। जब अपान वायु आवृत होगी तो अपान वायु जो है, अपान वायु से कॉन्स्टिपेशन होगा, आपकी बात सही है। यहाँ पे क्या लिखा है, अपान वायु, आप ठीक से पढ़िए इसको पूरे सूत्र को। अपाने त्वावृते सर्वम दीपनम ग्राही भेषजम। अपान वायु किसी से भी आवृत हो, आवृत अपान वायु पर आवरण किसी का भी हो सकता है। आप यहाँ पर आवरण का अर्थ यहाँ पर है कि कोई अन्य दोष भी आवरण कर सकता है। ऐसे में जनरलाइज वे में कहा गया है कि आपको अग्निदीपन, यानी आप देखेंगे कि अपान वायु जब आवृत होती है तो अग्नि मंद होती है। साथ साथ में अपान वायु की दृष्टि होने पर दोनों ही कारण हो सकते हैं। एक बात ये बता दूं मैं आपको, केवल कॉन्स्टिपेशन ही नहीं होता है। अगर अपान वायु आवृत हो जाए, अपान वायु अपने रास्ते को छोड़ दे, तो मल की अत्यधिक प्रवृत्ति भी हो सकती है जैन साहब। तो ऐसे में जनरलाइज्ड वे में कहा गया है कि अग्निमांद और ग्राही औषधि का, और यदि वात का अनुलोमन करने वाले शास्त्र में मूत्राशय, मूत्राशय में संग भी हो सकता है। तो ऐसे में मूत्र शोधन करने वाली औषधियों को आप प्रयोग करें। यहाँ पर किसी एक कंडीशन की चिकित्सा नहीं बताई गई है। यहाँ पर जनरलाइज्ड वे में कहा है कि जब अपान वृत वायु हो तो ये हमें चीजें देनी चाहिए। अगर इसकी टीका पढ़ेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। टीका है आपके पास तो शेयर कीजिए ना इसकी, इसकी जो नहीं, कमेंट्री। टीका तो नहीं है मेरे पास। तो टीका लेके रखिए ना मैडम जी, अभी आ जाएंगे। अंजना मनीषा जी आपके पास टीका है मैडम? अभी आपने शेयर की थी इसका स्क्रीनशॉट। टीका तो नहीं है सर, मैं कल का ही रखी थी। कल का ही है? अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ पे टीका शेयर हो गई है, मैं इसको शेयर कर देता हूँ। मैडम अंजना ने शेयर किया है, आपके ग्रुप में है, आप चाहें तो आप भी शेयर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो सूत्र है नंबर, एक मिनट, ये क्या है कि अगर इस चैप्टर इसमें ना पूरा तैयारी से नहीं आएंगे तो फिर ऐसे हो जाता है ये। ना तो टीका रहती है, एक मिनट, 66, अभी इसमें 63 ही है इसमें। किसी के पास टीका है? मैडम आप पढ़िए इसकी टीका। मैडम वीना जी आपके पास है टीका मराठी वाली? नहीं है हाँ नहीं है सर। तो बताइए, हम लोग कितना कितना केयरलेस है ना। मैं तो खुद केयरलेस हूँ हम टीका ही नहीं रखते हैं। संगीता प्रणाम जी सर। आपके पास है मैडम? हाँ, आशीष कुमार टीका जैन है। साहब, यदि आप चाहते हैं कि संगीता को सही ढंग से पढ़ा जाए तो आप कृपया टीका भी रखिए इसकी। और सर टीका मेरे पास है लेकिन वो हार्ड कॉपी है, से ई कॉपी नहीं है। हार्ड कॉपी को भी पढ़िए तो सही, टीका में क्या लिखा है। अच्छा एक सेकंड, फिर मैं खोलता हूँ, एक हाँ, और खोलता हूँ। शेयर करना है उसको, फोटो खींच के शेयर कर दीजिए, उसको क्या दिक्कत है। जी जी जी, मैं करता हूँ। तो फोटो खींचिए और उसको शेयर कीजिए। जी जी। वही सभी की जिम्मेदारी है। ये सत्र चल रहा है तो सब इसमें आप लोग सभी महर्षि हैं, और सब हम लोग यज्ञ कर रहे हैं और इसमें सब लोग आहुति डाल रहे हैं। तो भाई किसी को किसी का इंतजार नहीं करना, हमने सबका अपने पास, सब आप सबके पास इसकी पीडीएफ होनी चाहिए, आप सबके पास इसकी टीका होनी चाहिए। मेरे पास भी थी इसकी टीका, पर मेरा थोड़ा सा ऐसा रहता है, कभी किसी लैपटॉप से मैं
आता हूँ कभी किसी सिस्टम से आता हूँ। जी, तो शेयर कर सकते हैं आप, शेयर करें, नहीं तब तक पढ़ भी सकते हैं, आप पढ़िए। मैडम जी, सविता मैडम जी आपके पास है तो आप पढ़िए। तो सर जैसे इस अवस्था में हम सॉर्ट गोकड़ू का काढ़ा थोड़ा सा त्रिवृत या विडांग डाल के और उसमें घी डाल के दे सकते हैं ना, जैसे अपन वायु की क्यों नहीं दे सकते? अवस्था अनुसार। दीपन दीपन करने के लिए आप सारी दीपन, जो अग्नि दीपन, देखिए जो वायु है पूरे प्राण उदान समान व्यान अपान, हर वायु की अपनी अपनी एक डायरेक्शन है उसका। जैसे आप देखेंगे उदान वायु की गति जो है वो ऊपर की तरफ है। अब अगर हम उदान वायु का प्रतिलोम होना हम कहेंगे जब वो नीचे की तरफ आ जाए तो वो प्रतिलोम हो गया। तो यहाँ पर हमने ये देखना है कि जो वायु है, जो वायु के जो भेद हैं, प्राण उदान समान व्यान अपान, ये अपने डायरेक्शन में है कि नहीं। अपने डायरेक्शन से अगर ये अपने डायरेक्शन में भी ज्यादा हो जाते हैं तो भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। बैलेंस्ड होना चाहिए। या फिर अपनी डायरेक्शन को छोड़ करके अपोजिट डायरेक्शन में चले गए हैं तो प्रतिलोम है। तो आप देखेंगे कि अगर अपान वायु में दृष्टि हुई है या आवरण हुआ है तो अग्निमान तो होता है। ठीक है आदित्य जी, तो जी सर। अग्निमान के आपको उपाय करने हैं उसमें। साथ साथ में ग्राही औषधियां, ग्राही का अर्थ जो है जो रोके। कई बार अपान दृष्टि में चीजें बिगड़ जाती है बहुत। आपने देखा होगा कि मल की अति प्रवृत्ति भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि केवल कॉन्स्टिपेशन ही जैम होगा। जैम जैम जैसा हाँ, ग्राही। मल का संग ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है। मल की अति प्रवृत्ति भी हो सकती है। यानी कि बैलेंस्ड ना होना, तो वो दृष्टि है उसकी, आवरण है उस पे किसी न किसी दोष का। भाई कोई भी दोष जो है दूषित होता है तो किसी और के द्वारा ही तो होता है। भाई इन्फ्लुएंसर और एक इन्फ्लुएंस, मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ। किसी ने इन्फ्लुएंस किया और कोई इन्फ्लुएंस हुआ, तो जिसने इन्फ्लुएंस किया वो आवरण है, उसने अपना आवरण डाला, और जो इन्फ्लुएंस हुआ वो आवृत है। तो हमने चिकित्सा इन्फ्लुएंसर जिसने इन्फ्लुएंस किया है उसकी करनी है, तो यहाँ पर उसके हिसाब से चिकित्सा करनी है। पर हमें ये ध्यान देना है कि दीपन प्रायः इसमें जनरलाइज्ड में बताया है कि ऐसी स्थिति में अग्निदीपन और ग्राही औषध। साथ साथ देखिए आगे बताया है कि वातानुलोमनम कार्यम मूत्राशय विशोधनम, वात के अनुलोमन करने वाले, यानी अगर अपान वायु ऊपर की तरफ जा रही है, ऊर्ध्वगति है, तो उसको अधोगति में लाने वाले, साथ साथ में मूत्र शोधन करने वाले। जनरलाइज में बताया कि ये सभी औषधियां, इसमें बहुत सारी औषधियां हो सकती है, वो सारी औषधियां उत्तम है। अब इसका टीका कोई शेयर करते तो और मजा आता। जी, सर मैं पढ़ देती हूँ, प्रणाम सर। पढ़िए न, पढ़िए, आ गया, यहाँ पर भी आ गया ये। मैडम ने 63 शेयर। नंबर की ना सर, जी जी जी, श्लोक नंबर मैं करता हूँ। 63। जी जी जी, देखो टीका पढ़ेंगे ना तो मजा आएगा, फिर और ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। जी पढ़िए मैम, पढ़िए। तद्वत घृत मंडवत तक्रादिजा वसा नहीं नहीं केवले वाते। अपाने 66 नंबर की। 66 का टीका पढ़ना है 66 मैम। नंबर, सॉरी 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 सॉरी, मुझे लगा 63 मैंने ये पढ़ा। मैं परसों नहीं थी तभी, सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्रसारणी तुल्यक्वाथे, वही है ना 63 नंबर। प्रसारणी तैल की टीका पढ़नी है ना सर? अपाने तु आवृत्ते सर्वदीपनम ग्राही भेषजम, ये श्लोक है। सॉरी, ये वातव्याधि वातर है। सर इसका पढ़ूं क्या टीका? हाँ पढ़िए। 66 का है। अपाने वायु येन केन चित आवृते सर्वं भेषजम दीपनम अग्नेः ग्राही संग्रहणम वातस्य अनुलोमनम मूत्राशयस्य वस्तेः विशोधनम तत्सर्वम कार्यम। इतना ही दिया हुआ है इसमें। मैंने ग्रुप पर भी डाल दी है। ये टीका आ गई आपके पास, देखिए। अपाने त्वावृते सर्वम दीपनम ग्राही भेषजम वातानुलोमनम कार्यम मूत्राशय विशोधनम। इसकी संस्कृत टीका है अपान। आप पढ़िए, कौन है आज इसकी संस्कृत टीका कौन पढ़ेगा तोड़ तोड़ के? चलिए मैडम जी पढ़िए, संस्कृत टीका आ गई आपके पास। जी पढ़ दूं मैं अफसर? जी पढ़िए पढ़िए, अब आ गई ना टीका, देखिए इसमें। अपाने वायो येन केन चिदावृते सर्व भेषजम
दीपनम अग्नेः ग्राही रुकिए अग्नि अग्नि पे रुक जाइए, स्टॉप करिए ना साहब, मेरे आदित्य जी कॉमा लग गया। अब यहाँ पे अर्थ पढ़िए, कॉमा जहां लगता है वो रुकना है। अब पढ़िए यहाँ क्या अर्थ हुआ इसका। अपान वायु येन केन चिद आवृत हो हाँ, चिद अपान वायु आव जब ये न के न येन केन कैसे भी आवृत आवृत होने हो। पर हाँ, अब आगे सर्व पढ़िए। भेषजम सब हाँ, भेषज का दीपन सभी करना है। सभी भेषज प्रकार की औषधियों में दीपनम अग्नि, अग्नि दीपक औषध, अग्नि दीपन करने वाली औषधियों को का प्रयोग कर रहा है। ठीक है सी आदित्य जी। जी। अब अगला ग्राही हाँ अपाने वायु ग्राही मैम आप पढ़ लीजिए, मैम आप पढ़ हाँ, लीजिए। पढ़िए पढ़िए मैम, पढ़िए पढ़िए मैडम। अपाने वायो येन केनचित् आवृत्ते सर्वभेषजं दीपनम् अग्नेः ग्राही स- ग्राही संग्रहणम। संग्रहणम संग्रहणं संग्रहणम वातस्य हा संग्रहणं वातस्य अनुलोमनं मूत्राशयस्य बस्तेः विशोधनं तत्सर्वं कार्यम्। बहुत बढ़िया, क्या अपान बढ़िया। अपान वायु जब आवृत्त हो जाता है तो अ, दीपनम इसमें इसमें अग्नि लिखा ही है मैडम दीपनम मैडम इसमें लिखा है येन केन चिदावृते, किसी भी प्रकार से येन केन चिदावृते, है ना, ये भी पढ़ना है। हाँ, ये न केनचिद आवृते किसी कौन भी से भी प्रकार से। कारण से जी, किसी भी प्रकार से हाँ पित्त से कफ से या अन्य हाँ, वायु से यस जब आवृत्त हो जाता है जी। तब पहले अग्नि दीपनम अग्ने है अग्नि का दीपन करना चाहिए। बिल्कुल। ग्राही संग्रहणम ग्राही औषधि देनी चाहिए, संग्रहण करना चाहिए। वात का अनुलोमन करना चाहिए। मूत्रस्य बस्ते है विशोधन मूत्राशय को शोधन करना चाहिए। इस प्रकार की औषधि योजना करनी चाहिए। ये बहुत इस सूत्र बढ़िया, अर्थ बहुत है। अच्छा पढ़ा। यानी कि वातस्य अनुलोमनम, वात का अनुलोमन करते हुए मूत्राशय और बस्ती विशोधन के सभी कार्य करने चाहिए। तत्सर्व कार्यम, जो भी इसमें हमें कार्य करना पड़े वो सारे कार्य करने चाहिए। इतना बढ़िया। तो अब जैन साहब आपको क्लियर हो गया, टिप्पणी से जी क्लियर सर। हो गया जी। हाँ बहुत मतलब, बढ़िया। और कॉन्स्टिपेशन के अलावा और भी आप केसेस को लिया है। कॉन्स्टिपेशन मत बोलिए, अब आप ये अंग्रेजी शब्द मत पढ़िए संहिता में। जी या तो आप बोलिए मल संग बोलिए, ठीक है। जी जी हाँ ऐसा बोलिए, कॉन्स्टिपेशन बोलेंगे तो फिर संहिता का मजा नहीं आएगा ना। मैं जी जी आयुर्वेद की टर्मिनोलॉजी का आपको पता है, WHO ने और भारत के आयुर्वेद की टर्मिनोलॉजी को, अब टर्मिनोलॉजी की कोडिंग की जा रही है। आप सबको अब आप पर्चे पे ये नहीं कह पाएंगे कि मैंने वात रक्त लिख दिया, तो मैंने जो है वात शोणित लिख दिया, तो मैंने कुछ और लिख दिया। अब एक आइडियल डिजीज की एक कोडिंग बन रही है, आप सबको उस कोड को फॉलो करना पड़ेगा, जो WHO भी उसको मान्यता देने वाला है। तो उस पर काम चल रहा है, हमारा आयुष मंत्रालय उस पर काम कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा था कि अभी तक वैद्य पर्चे लिखते थे और किसी वैद्य ने लिख दिया कुछ और, किसी ने लिख दिया वात रक्त, किसी ने लिख दिया वात श्रोणित, किसी ने कुछ और लिख दिया उसका, किसी ने मॉडर्न कोरिलेशन कर दिया। तो वो दूसरे दूसरे चिकित्सकों के पास जाता था, तो वो बाद में वो एक प्रकार से उसका कुछ समझ में नहीं आता था किसी को। तो इसी प्रकार से पूरे डिजीज के नाम को एक प्रकार से कोडिंग की जा रही है। वो कोड कोई भी प्रयोग करेगा, किसी भी चिकित्सक के पास जाएगा, वो समझ में आ जाएगा। भारत सरकार आयुष मंत्रालय इस प्रकार से हमारी टर्मिनोलॉजी पे काम कर रही है, तो हमें अपनी टर्मिनोलॉजी को प्रयोग करना चाहिए जी। जी थैंक। जी। अगला सूत्र कौन पढ़ेगा, 67वां। इति पढ़ देती हूँ संक्षेपतः सर। एक सविता जी को पढ़ने दीजिए, आदित्य जी जी जी। इति संक्षेपतः प्रोक्तम् आवृतानां चिकित्सितं प्राणादीनां भिषक् कुर्यात् वितर्क स्वयमेव तत्। वाह, कितना इस बढ़िया पढ़ा प्रकार जी। आवृत्तवात की संक्षेप ने चिकित्सा बता दी है, जो प्राणादि वायु के प्रकार है। भिषत कुर्यात वितर्क स्वयमेव, जो वायु आवृत्त है उसकी उसी प्रकार की अपने अपने विकल्प से अपने अपने तरीके से तर्क बनाकर चिकित्सा करनी चाहिए। बराबर है सर? एकदम मीनिंग बराबर पढ़ा आपने, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। कहते हैं कि
हमने जो यहाँ पे बताया है, जो ये चैप्टर है, यानी जो भी इस चैप्टर में उल्लेख किया गया है, इति संक्षेपता, ये संक्षेप में बताया है हमने आवृत्त वायु की चिकित्सा। कहते हैं कि प्राणादीनाम भिषक कुर्यम द्वित्वक्रियम स्वमेवत, यानी कि जो जो भिषक है, जो वैद्य है, वो विचार करेगा, भाई अपनी बुद्धि को लगाएगा, अपनी स्वबुद्धि को लगाएगा, और आवृत प्राण आदि जो वायु की आवरण की चिकित्सा जो है उसको, जो पहले आई है उसको करेगा। यानी कि अपने बुद्धि, वैद्य को अपनी बुद्धि लगा करके वितर्क करके, विद्या वितर्को विज्ञानम स्मृति तत्परता क्रिया, पढ़ा होगा आपने वैद्य के गुण, आचार्य चरक ने बताए। नॉलेज ही केवल नहीं होना चाहिए, वितर्क भी होना चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए, स्मरण भी होना चाहिए, तत्परता भी होनी चाहिए। आप सब तत्पर हैं, देखिए ना, सुबह सुबह आ गए हैं और क्रियावान होना चाहिए। तो आप सभी श्रेष्ठ वैद्य हैं। तो यहाँ पर बताया कि वो वैद्य अपनी वितर्क को विचार करके जो है वो चिकित्सा देगा। आप टीका कौन पढ़ेगा इसका? पढ़ देती हूँ मैं सर। हाँ पढ़िए पढ़िए, यहाँ सब एक से एक हैं, वैद्य धुरंधर हैं, बताइए, पढ़िए जी। इति अनंत उक्तेन प्रकारेण जी आवृत्तानां संक्षेपतश्चिकित्सितम् औषधं प्रोक्तम्। अब इसका अर्थ बताइए मैम। हाँ, नोट इसी करो। प्रकार अनंत उक्तेन इसी प्रकार से सभी प्रकार की आवृत्तवाद की चिकित्सा बताई गई है। संक्षेप में जी उसकी चिकित्सा बताई गई है। यत् प्राणादीनां पंचानां आवृत्तानां चिकित्सितं तत् पूर्वोक्तं भिषक् स्वयमेव वितर्क विचार्य कुर्यात्। यही इसी ये प्रकार बताया कि हाँ, प्राणादीनाम पांच पांचों वायु के वायु की आवरण की। आवृत्त की चिकित्सा संक्षेप में बताई गई है, लेकिन वैद्य अपना विचार स्वयं अपना विचार वितर्क विचार करके अब इस चिकित्सा पे विचार करके अपनी खुद चिकित्सा करनी चाहिए। बहुत बढ़िया, कितना अच्छा ये चैप्टर है, देखिए कितना कितना कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। तो और कुछ इस पर कोई किसी को अपना इनपुट डालना हो 66 67 नंबर के सूत्र पर, तो आप डाल सकते हैं। आरती जी कुछ बताना चाहेंगी? मनीषा जी बताइए, ऐसे में कुछ अपनी ने कुछ, आपने देखिए टीकाकार कौन थे, हमारे जैसे ही तो थे, तो वो टिप्पणी करते थे संस्कृत में, टीका करते थे, श्लोक की विवेचना करते थे, हम भी तो कर सकते हैं जी। कोई करना चाहेंगे इस श्लोक पर अपनी टिप्पणी डालना चाहेंगे? हिंदी में ही डालिए ना, संस्कृत की जरूरत नहीं है जी। इस प्रकार अनंत रोक्तेन प्रकारेण, ऊपर कहे गए प्रकार, ऊपर बोले गए प्रकारों द्वारा आवृतानाम संक्षेप, आवृत हुई जो संक्षेप में, संक्षेप शिव चिकित्सतम, जो आवृत हुए हैं जिस तरीके से वायु, उसका चिकित्सा करना चाहिए औषधि को इस्तेमाल करते हुए, जैसे बोला गया प्रोक्तम औषधम प्रोक्तम। यत् प्राणादीनाम पंचानाम आवृतानाम, जिस प्रकार प्राण आदि पांचों वायु की चिकित्सा तत्पूर्वक जैसे पहले बताया गया है, भिष्क स्वयं, मतलब खुद के बोध के अंडरस्टैंडिंग के द्वारा वितर्क विचार करते हुए करे। तो मैं इस पे टिप्पणी पूछ रहा था, ये तो आपने अर्थ बता दिया। इसमें मनीषा जी अपनी कमेंट्री दीजिए। पर पूरे अध्याय का हम ये समझ लेते हैं कि कफज वातज और वातरक्त की जो चिकित्सा बता दी गई है, इस पूरे प्रकरण में स्थान मूल है, जिसके प्रायः जो वायु से कुपित होकर के पित्त को और कफ को लेके चलायमान जो है, वायु लेकर के जाता है, नाना प्रकार की व्याधियों को वो फिर उत्पन्न करता है। तो जैसे अभी एक ऊपर उपरोक्त उसने बताया कि आवरण के साथ चलता है, तो उस आवरण को सबसे पहले चिकित्सक को जैसे इसमें बताया गया कि तर्क के साथ में, अपने युक्ति के साथ में चिकित्सा करनी चाहिए। यदि हम क्लियरली यदि दोष है, द्विदोष है, त्रिदोष है, तो उसको हम अच्छे तरीके से जब तक हम एनालाइज करके अलग अलग दोषों को नहीं हटाते हैं, तो एक दूसरे से फिर संग मिल जाता है, फिर वो कई कारमुक्तों को उत्पन्न करता है। तो हमारे टीका में और इसमें बहुत स्पेशली बता दिया गया है कि वात की आवृत्ति है तो पहले आपको किसका शमन करना है, पित्त का है तो फिर पहले किसका शमन करना है,
फिर वायु को अनुलोमन करके ही आप उस चिकित्सा को पूरी तरह से कर सकते हैं। अदरवाइज वो फिर नाना प्रकार के फिर व्याधियों से वो ग्रसित होकर के और फिर पूर्व की तरह से फिर वो रोगी रोग ग्रसित हो जाता है। जैसे अभी बताया कि वात का स्थान कहाँ पर है, और हमको सबसे पहले इसके पहले भी बताया कि दीपन करके अग्नि को पहले हमको दीपन करना, अग्नि को पहले प्रदीप्त करना है, अग्नि को मुझे पता नहीं कि कहाँ पर हमें बैठाएंगे, तो इसके बाद हम वायु का अनुलोमन करके और फिर हम कफ और पित्त की चिकित्सा को करके रोगी को स्वस्थ कर सकते हैं। जी सर। उदानाम योजयेत उदर्वम अपानाम चा अनुलोमयेत। जी जी, प्राणम योजये ऊर्ध्वम अपानम चानुलोमयेत। वाह। रचना जी माइक म्यूट रखिए। जी जी बोलिए, अब इसका अर्थ बताइए। उदान वायु का उधर्व ऊर्ध्व, योजयेत ऊर्ध्व ऊपर, ऊपर की तरफ। ऊपर जाने के लिए जो मैंने अभी बताया था ना कि उदान वायु की जो स्वाभाविक ऊपर की गति है। तरफ। हाँ देखिए, बहुत ही बढ़िया। अगर आप अष्टांग हृदय पढ़ते हैं तो एकदम से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। तो कहते हैं उदानम योजयेत ऊर्ध्वम, यानी उदान हमेशा ऊर्ध्वगामी है। उदान जो वायु है ये हमेशा ऊर्ध्वगामी है, और इसको हमको ऊर्ध्वगामी, अगर ये अधोगामी हो जाती है तो ये इसकी प्रतिलोम गति है। तो आपको इसको ऊर्ध्वगामी करना है। आगे देखिए क्या कहते हैं, पढ़िए। और अपान अनुलोम वामी मतलब नीचे हाँ, जाने वाली। अपान जो है वो नीचे की तरफ जाती है, तो यदि अपान ऊपर की तरफ आती है तो ये इसकी प्रतिलोम गति है। तो इसको हमको नीचे लाना, इसका अनुलोमन करना। ये इतना बढ़िया सूत्र है कि ये एकदम आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करता है। आगे पढ़िए जी। तो आगे सर आगे खत्म। आगे अगला मैं शेयर कर देता हूँ। सम्मानं शमयेत् विद्वां त्रिधा व्यानं च योजयेत् प्राणो रक्ष चतुर्भोऽपि तत्स्थितो देह संस्थितिः वाह, क्या बात है। त्वं स्वं स्थानं जयेतेवं वृत्तान् वातान् विमार्गगान्। बहुत बढ़िया मैडम, क्या आप सूत्र कितना बढ़िया वाइब्रेशन से पढ़ती हैं आप, क्या बात। तो आगे इसका अर्थ भी पढ़िए मैडम। और कोई बोल रहा है तो चलिए चलिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पे अभी थोड़ा सा मुझे भी इंटरेस्ट आ रहा है। उदान वायु ऊपर की ओर जाए, क्यों उदान वायु को ऊपर ले जाना है कहते हैं। अपान वायु को नीचे की तरफ जाना चाहिए। समान वायु को कहते हैं कि विद्वान वैद्य जो है समेद समेद विद्वान त्रिधा व्यानम तू योजयेत। कहते समान वायु को विद्वान वैद्य जो है वो उसे अपने ही स्थान में शांत करे, ना उसे ऊपर ले जाए ना नीचे ले जाए। ये ध्यान रखने की बात है। और कहते हैं व्यानम व्यानम तू योजयेत, तो व्यान को आपको जहां आपको लगे वहां ले जाइए, उसको जहां ठीक लगे वहां ले जाइए। और कहते हैं प्राणो रक्ष चतुर्भयोपि तत् स्थितो देव संस्थिति। और प्राण वायु को सभी प्रकार से, चूंकि इसको देव की उपमा दी गई है, देवता की तरह से हमने हर प्रकार के प्रयत्नों से सबसे ज्यादा ध्यान ख्याल जो है यानी इंपॉर्टेंस जो है वो प्राणवायु की देनी चाहिए। और कहते हैं आगे आपने पढ़ा अभी मैडम, स्वम स्वम स्थानम नये देवम वृतान वातान विमार्गान। और कहते हैं कि आपको प्राण के बिना जीवन नहीं है। कहते हैं यहाँ प्राण की इंपॉर्टेंस बताई है। और कहते हैं कि विमार्ग में गई हुई, या ध्यान ये रखना है वैद्य को कि जो विमार्ग में गई हुई वायु है यानी अपने मार्ग को छोड़ दी है, उसको अपने अपने स्थान पर लाएं। ठीक है जी मैडम। और किसी को इसकी टिप्पणी पढ़नी हो तो पढ़िए ना थोड़ा। सर ये होगा ना सर, चारों की रक्षा करने वाला प्राण वायु को अपने हाँ स्थान पे रख। वही है, और बाकी को भी अपने स्थान पे रखना है, लेकिन प्राण वायु का विशेष रूप से हमने ख्याल रखना है। क्योंकि कहा गया है शेष चारों वायु की अपेक्षा सभी प्रयत्नों से हमें प्राण वायु की रक्षा करनी है। और ये भी ध्यान रखना है कि अन्य वायुओं से इसमें बाधा ना आए, ऐसा हमें प्रयास करना है। क्योंकि अगर प्राण वायु है तो हम देह है, हमारा शरीर है। प्राण वायु के बिना जीवन ही नहीं है, जीवन की अस्तित्व ही नहीं है। दूसरी कहते हैं प्राणो रक्षेत चतुर्भयोपि
तत् स्थितो देव संस्थिति। जिस प्रकार से देवता को हम लोग जो है वो उनकी रक्षा करते हैं। देव, आप देवता का अर्थ यहाँ पर ईश्वर से मान लीजिए, या फिर आप ऐसे लोग संसार में जो देव के समान है उनकी रक्षा करनी चाहिए हमें, नहीं तो असुर ही हो जाएंगे तो फिर क्या होगा। तो यहाँ कहते हैं कि ऐसा यत्न करना चाहिए, प्राण के बिना जीवन नहीं है। इस प्रकार से जनरल में मैं लास्ट में कहा कि विमार्ग में गई हुई वायु को अपने अपने स्थान पर लाकर हमें चिकित्सा करनी चाहिए। तो ये हमने आज का समापन करते हैं। 7:31 हो गया। तो मैडम जी, वीना जी, बहुत अच्छा रहा सत्र। आप जरा अपने एक बढ़िया से श्लोक के साथ में इस सत्र को समापन करिए जी। हाँ सर, करती हूँ। सर, लक्ष्मी इसमें जैसे एक मिनट में सर, जैसे हम साध्य याप्य और असाध्य व्याधियों को हम जैसे ट्रीटमेंट देते हैं, चिकित्सा देते हैं, तो यही वायु जो आलिप्त होती है इसमें ही हमको बहुत अच्छे तरीके से अलग अलग दोषों को और उपद्रवों को देखते हुए और लक्षणों के आधार पे हमको चिकित्सा देनी चाहिए, जिसमें अभी वात रक्त की चिकित्सा में जो बताए हैं अभी। तो हमको असाध्य है, यदि त्रिदोषों से अलिप्त है तो असाध्य है, तो उसको फिर याप पे बना करके फिर साध्य के कंडीशन में फिर हमें चिकित्सा देनी चाहिए, तब वैद्य को उसमें श्रेय मिलता है। जी सर। जी, तो मैडम जी जो है वो समापन जी सूत्र करिए, पढ़िए जरा। हाँ, लक्ष्मी स्तोत्र जो इंद्र जी ने स्तुति की है लक्ष्मी जी की। इंद्र उवाच ओम नमः कमलवासिन्यै नारायणै नमो नमः कृष्णप्रियायै सारायै पद्मायै च नमो नमः। भगवती कमलवासिनी को नमस्कार। अखिल चराचर सारभूत कृष्ण प्रिया भगवती पद्मा को मैं पुनः पुनः नमस्कार करता हूँ। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी ने इस सत्र को सफलतापूर्वक चलाया। मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप सभी संहिता के उन चैप्टर्स को जरूर रखिए, क्योंकि ये संहिता हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हमें मार्गदर्शक है, हमारे लिए रास्ता दिखाते हैं। जो चैप्टर हम आगे पढ़ रहे हैं या जो सूत्र पढ़ रहे हैं, सभी के पास होना चाहिए। कभी कभार तो चलो ठीक है, इमरजेंसी में तो चलता है, लेकिन आप सब रखिए और शेयर करके इसको अगर रखेंगे तो बहुत आनंद आएगा, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग भी जाती है, कई लोग इसको बाद में भी देखते हैं। तो हमारा सत्र और बेहतर हो, इसको बेहतर बनाने के लिए हमको सबको प्रयास करना है। आप सबका दिन शुभ हो। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, सबको नमस्कार। हेलो प्रणाम सर। हेलो हाँ जी, बोलिए। सर, हमें ये पूछना कि आयुष दर्पण में और वैसे अभी इसके और क्या क्या एक्टिविटी लर्निंग सत्र अभी समाप्त हो गया मैडम, आप चैट बॉक्स में डालिए ना आप जी। आयुष दर्पण पे जो भी एक्टिविटीज होती हैं, आप ग्रुप में जुड़ी हैं ना? नहीं, मैं आशीष जैन बोल रहा हूँ। आप ग्रुप में नहीं जुड़ी हैं आयुष दर्पण के? नहीं, मैं मेल मेल डॉक्टर हूँ और मैं ग्रुप में जुड़ा हूँ मैं। तो जुड़े हैं तो आपको सारी एक्टिविटीज वहां आती तो है। आप कैसे ग्रुप में जुड़े हुए हैं? शाम को सायंकालीन सत्र होता है, रात को संभाषा होती है, सुबह संहिता पठन होता है, रविवार को भी ये क्लिनिकल रिसर्च पे लेक्चर होता है। ये सारी चीजें तो ग्रुप में आती हैं। नहीं, इसके अलावा सर और क्या क्या एक्टिविटीज इसके और अलावा क्या स्टूडेंट्स होता के है, लिए? आप आयुष दर्पण के यूट्यूब चैनल पर जाइए। ये देखिए, अभी ये सत्र यूट्यूब चैनल पर भी दिख रहा है। फेसबुक पेज पे जाइए, बहुत सारी वहाँ पे कार्यक्रम होते हैं। स्त्री रोगों पे आधारित संभाषा होती है। मैं आपको आपकी जो है आपके कौतूहलता को दूर करने के लिए आपको ये आयुष दर्पण का यूट्यूब चैनल का लिंक यहाँ शेयर कर देता हूँ। आप यहाँ पे जाइए और इसको सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को बोलिए। यहाँ पे आपको सारी जानकारी मिलेगी। मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ, आप देखिए। आप इसको आप इसको इसको जो है इसको फॉलो कीजिए, यहाँ सब मिलेगा। देखिए, जो सेक्शन होते हैं सारे यहाँ मिलते हैं। देखिए, ठीक है जी। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।